अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों, मिडल ईस्ट में हमेशा से वार चलती आ रही है, वार चल रही है और वार चलती रहेगी। लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि मिडल ईस्ट हमेशा वार में घिरा रहता है? तो ये सब समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मिडल ईस्ट के अंदर टोटल कंट्री कितने आते हैं। 16 कंट्रीज आते हैं। यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, टर्की, इजिप्ट, इराक एंड ईरान। ये 16 कंट्रीज यहां पर जो कि मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं। ये कंट्रीज ऐसे हैं कि यहां पर हमेशा कोई ना कोई वार जैसी सिचुएशन रहती है। तो ये सब समझते हैं इस वीडियो में। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री के अंदर और ये जानना पड़ेगा कि ये स्टार्ट कब से हुआ था। तो यहां पर ये देखिए, ये ट्रीटी ऑफ लुसेन साइन की गई थी 1923 के अंदर। यहां पर देखिए 24 जुलाई 1923 के अंदर ट्रीटी ऑफ लुसेन जो कि टर्की के अंदर साइन की गई थी। इस ये जो अभी के टाइम पर हमें वार की सिचुएशन दिखाई देती है, ये सारा नतीजा है ट्रीटी ऑफ लुसेन का। क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ लुसेन साइन करी गई थी तो उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया था। कैसे, वो यहां पर मैं आपको बता दूं। देखो यहां पर ये जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये सारी कुर्द पॉपुलेशन है। और जब इसको ट्रीटी ऑफ लुसेन के तहत डिवाइड किया गया था तो उस वक्त यहां पर इसको नजरअंदाज किया गया था। और यहां पर अगर आप देखो तो कुछ जो पॉपुलेशन है, कुर्द पॉपुलेशन, वो टर्की के अंदर आती है, कुछ सीरिया के अंदर आती है, कुछ इराक के अंदर आती है, कुछ ईरान के अंदर आती है। और इनकी एक ही डिमांड है, जब से ये डिवाइड हुए हैं कुछ अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो इनकी एक ही डिमांड है कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे यहां पर, कुर्दिस्तान। और इसी वजह से यहां पर अगर आप देखो तो टर्की के अंदर हमेशा इसके अंदर जो सिविल वार जैसी सिचुएशन हमेशा से रहती है। और जब भी कोई कुर्द पॉपुलेशन के अंदर ऐसी बगावत की सिचुएशन बढ़ती है, यहां पर सीरिया के अंदर बढ़े या फिर इराक के अंदर बढ़े या फिर ईरान के अंदर बढ़े या फिर टर्की के अंदर बढ़े, तो इसको दबाने के लिए सबसे आगे जो कंट्री आता है वो है टर्की। अब टर्की क्यों आता है ये समझने के लिए मैं यहां पर आपको बता दूं। तो देखो यहां पर ये टर्की है और यहां पर अगर आप देखो तो ये एक रिवर है यूफ्रेट्स, और यहां पर ये टिग्रिस रिवर आ रहा है, और ये दोनों रिवर्स जाकर के आगे पर्शियन गल्फ में गिर जाते हैं। तो यहां पर ये जो टिग्रिस है, यहां पर ये यूफ्रेट्स है, तो यहां पर जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो यहां पर आपने देखा है, यहां पर पिछली इमेज के अंदर यहां पर ये देखो तो कुर्द पॉपुलेशन रहती है। अगर यहां पर ये बगावत होती है, लोग एक अलग कंट्री का मुतालबा करते हैं और उसको कंप्लीट करवा लेते हैं और बन जाता है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो यहां पर टर्की को होगा। क्योंकि टर्की ने यहां पर यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के ऊपर दो बड़े बड़े डैम बना रखे हैं। और इतने बड़े डैम है, आप अंदाजा करिए कि उस डैम को भरने में 1 महीना लग जाता है। और अगर यहां पर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है कि एक अलग कंट्री बन जाता है, कुर्दिस्तान बन जाता है, तो जो टर्की की सबसे ज्यादा इस पर इन्हिसार है, बिजली की पैदावार होती है उन डैम्स के जरिए, तो उसको वो नुकसान होगा। तो जहां कहीं भी कुर्द पॉपुलेशन के अंदर ये बगावत जैसी सिचुएशन रहती है, बढ़ने लगती है, तो उसको दबाने के लिए सबसे पहले आगे टर्की आता है और वो उसको आकर के दबा देता है। और ट्रीटी ऑफ लुसेन, अभी आपको पता चल गया कि यहां पर जो टर्की है, सीरिया, इराक, इनके अंदर हमेशा से सिविल वार जैसी सिचुएशन हमेशा से रहती है। क्यों रहती है? यहां पर अगर आप देखो तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान है और यहां पर ये ईरान है। और जब 1947 के अंदर यहां पर पाकिस्तान अलग कंट्री बना था, तो उस वक्त अगर आप देखो तो यहां पर ये ईरान का प्रोविंस है सिस्तान, और यहां पर ये पाकिस्तान का प्रोविंस है बलोचिस्तान। और इन दोनों प्रोविंस के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बलोच पॉपुलेशन है। और बलोच पॉपुलेशन का भी सेम जैसे कुर्द पॉपुलेशन की डिमांड है, इनकी भी एक ही डिमांड है कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे, बलोचिस्तान। और इसी वजह से यहां पर पाकिस्तान के अंदर और यहां पर ईरान के अंदर इन दोनों प्रोविंस के बीच में जो सिविल वार जैसी सिचुएशन हमेशा से रहती है। ये जो अंग्रेज जहां भी गए हैं, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि आने वाले वक्त में वो कंट्री ऐसी ही सिचुएशन में पड़े रहे, वार के अंदर पड़े रहे, उनको जो पीस है वो पीस की तरफ कभी भी ना बढ़ पाए। तो ऐसा ही यहां पर मिडल ईस्ट में हुआ है। यहां पर आपको टर्की के बारे में पता चल गया कि टर्की हमेशा से यहां पर सिविल वार की सिचुएशन में रहता है। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखो तो मैं मैप में आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं आपको ले चलता हूं यहां पर टर्की के ऊपर। यहां पर अगर आप देखो तो ये है अंताकिया, और ये अंताकिया जो कि
पहले अंताकिया नहीं था और यहाँ पर ये आता था, यहाँ पर सीरिया के इलाका था। और 1930 के अंदर जो टर्की है इसने कहा था फ्रांस हुकूमत से कि आप ये वाला एरिया जो है ये हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि अंताकिया के अंदर जो सारी पॉपुलेशन थी वो तुर्क पॉपुलेशन थी और अंग्रेज ने ये वाला एरिया जो है वो सीरिया को दे दिया था। और उसके बाद 1938 के अंदर जो अलेक्जेंड्रिया उस वक्त इसको कहते थे अंताकिया को, और अंताकिया जो है वो टर्की के अंदर शामिल हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सीरिया और टर्की की इसी रीजन की वजह से आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि जो टर्की है उसने इस प्रोविंस पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद अगर यहां पर हम लेबनान को देखें तो लेबनान में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब यहां पर डिवाइड हुए थे तो डिवाइड कुछ इस तरह हुआ था कि 20% जो पॉपुलेशन थी लेबनान के अंदर वो मुस्लिम थी और जो 80% पॉपुलेशन थी वो यहां पर लेबनान के अंदर वो क्रिश्चियन थी। और इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इनमें हमेशा वार जैसी सिचुएशन रहती थी। और उसके बाद क्या होता है कि जो वार स्टार्ट होती है 1967 की, और जो कि अरब इसराइल वार होती है, उसमें यहाँ पर इसराइल से बहुत सारे लोग हिजरत करते हैं, माइग्रेशन होती है और तकरीबन 5 से 7 लाख लोग यहाँ पर लेबनान में आते हैं। और जब यहाँ पर लेबनान में आते हैं तो उस वक्त जो पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो लेबनान के अंदर बहुत कम हो जाती है। और इसी वजह से 1975 और 1990 की जो बहुत बड़ी जंग यहाँ पर लेबनान में सिविल वार चलती रहती है, बहुत पीस की तरफ ये आते ही नहीं है। और उसके बाद 1947 के अगर आप यहाँ पर देखो इसराइल के अंदर, तो इसराइल को जो जितने भी इसराइल से यहूदी थे उनको 1947 के अंदर यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर आकर के घुसेड़ दिया गया और ऐसे घुसा दिया गया कि जैसे अगर आप अपने दोनों हाथों के पंजों को बीच में करें तो वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं ना, इसी तरह एक दूसरे के अंदर फंसा दिया गया था यहाँ पर इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर। और अगर आप देखो तो उस वक्त जो मुस्लिम यहाँ पर पॉपुलेशन थी फ़लस्तीन के अंदर वो ज़्यादा थी और यहूदी बहुत कम थे। इसके ये होने के बावजूद भी जो यहूदी पॉपुलेशन को एरिया दिया गया था वो 62% था और यहाँ पर जो फ़लस्तीन को दिया गया था जो कि मुस्लिम को दिया गया था वो था 38%। और इसी वजह से ये जो इनका मामला है वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं और दुश्मन हैं और फिर ये कैसे पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। और यही रीजन है कि यहां पर जब ट्रीटी ऑफ लुसाइन साइन करी गई थी तो उसके तहत इसको कुछ इस तरह से बॉर्डर खींचे गए थे कि ग्राउंड जो रियलिटी है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया गया था। और यही वजह है कि जो मिडल ईस्ट है वो हमेशा से वार के अंदर चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है और आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि यहाँ जो मिडल ईस्ट है ये पीस की तरफ ना बढ़े। और दूसरी रीजन ये भी है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो ये नहीं चाहती कि यहाँ पर मिडल ईस्ट के जो लोग हैं, जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ये पीस की तरफ बढ़े और यहाँ पर वार खत्म हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ये जो कंट्री है ये बहुत ही यहाँ पर नेचुरल रिजर्व्स पाए जाते हैं और अगर ये उस तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो बड़ी ताकतें ये होने भी नहीं देती। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि मिडल ईस्ट में हमेशा से वार क्यों चलती आ रही है और ये वार क्यों चलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।